लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था किस तरह से कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ। अब अपन उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो डबल बॉन्ड किस तरह से बनाता है दूसरे कार्बन के साथ। तो अगर मान लीजिए कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं इसके, ठीक है। अब इसको और कितने चाहिए, 4 और चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये टोटल 4 बॉन्ड ही बना पाएगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस बार। उसी तरह से सिमिलरली इसके पास भी 2 हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन जुड़ेगा। तो समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कार्बन का C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ा और इससे जुड़ा। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को इथीन बोलते हैं अपन, ठीक है। इथीन का स्ट्रक्चर होता है, इस कंपाउंड का नाम इथीन है। अब ऐसे ही आप जो पढ़ते हो ना कि अपनी बॉडी में लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब इसी तरह के बड़े बड़े कार्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं, हालांकि वो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। तो इसी तरह से ये वर्क करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन को अगर बनाना है, ये तो था बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपन ने डायग्राम बनाया। अब अगर यही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट में बनाना है, तो यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शो करेंगे अपन, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसलिए यहाँ बॉन्ड शो नहीं करके इस बार क्या शो करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, ठीक है। इसी तरह से ये तो कार्बन के हो गए, तो कार्बन के को डॉट से कर दो। और अगर वहीं आपको कार्बन के को तो डॉट से कर दो, और वहीं आपको हाइड्रोजन का और बताना है तो उसको क्रॉस से कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का हो जाएगा क्रॉस वाला, और बाकी कार्बन के। तो इनका ऑक्टेट पूरा करवाना है। तो इस कार्बन का ऑक्टेट इस 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाएगा, इस कार्बन का ऑक्टेट इस 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन के तो 2-2 से हो ही रहे हैं, ठीक है। ये सारी चारों तरफ हाइड्रोजन के 2-2 से हो ही रहे हैं। तो इस तरह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का और बाकी चारों हाइड्रोजन का भी। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स। अब इसी तरह की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। ये तो अपने सिर्फ 2 कार्बन और रिंग के बारे में पढ़ा। ऐसे करके 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, मतलब ऐसी बहुत बड़ी बड़ी 60 कार्बन्स तक की चेन होती है। तो वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सारे। इन्हीं का नाम क्या है, अगर एक कार्बन है और इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसे मीथेन कहते हैं। 2 कार्बन का तो इथेन कहते हैं। और ध्यान रखना ये सब सिंगल बॉन्ड वाले, इनमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड वाले में जैसे इथीन नाम था ना, या ENE आ जाता है लास्ट में, तो वैसा हो जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ANE आता है, ठीक है। तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 वाले को हेक्सेन, इस तरह से इन सबको नाम दिया गया है, ठीक है। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब अगर ब्यूटेन किसका होता है, 4 कार्बन का होता है ब्यूट। इफ़ यू मेक अनदर स्केलेटन, अब अगर देखो 4 कार्बन के साथ, ज़रूरी थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में सारा स्केलेटन ऐसे ही बनाया जाए। मैं चाहूँ तो 4 कार्बन को ऐसे भी जोड़ सकती हूँ, यहाँ पे जोड़ दिए मैंने, है ना। 2 कार्बन एक ही जगह जोड़ दिए, ज़रूरी नहीं था इसके आगे एक यहाँ एक इसके पास और एक इसके पास जोड़ा जाए, ज़रूरी तो नहीं है ना। तो मैंने इस कार्बन के पास 2 कार्बन और जो है वो जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, और इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब अगर यहाँ बात करें, ब्यूटेन की प्रॉपर कंप्लीट मॉलिक्यूल देखिए, यानी हाइड्रोजन जोड़ करके, ये तो सिर्फ कार्बन जोड़े थे इसमें मैंने, अब हाइड्रोजन जोड़ करके देखे तो इसका नॉर्मल वाले का तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अगर ये इस तरह से तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, इनके स्ट्रक्चर इस तरह से काम करते हैं। अब वहीं अगर अनदर स्ट्रक्चर है रिंग का, C6 का अगर बात करें तो C6 6 कार्बन एक तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जुड़ते जा सकते हैं, ठीक है ना।
ये 6 कार्बन ऐसे भी जुड़ सकते हैं, बट एक 6 कार्बन ऐसे इस तरह से रिंग में भी जुड़ते हैं। अब इस रिंग में भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। एक बार तो रिंग ऐसी बनती है जिसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो हर कार्बन जो है वो 2-2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि 2-2 बॉन्ड तो उसके पहले से ही हैं। अगर मैं चेन बना रही हूँ तो एक कार्बन 2 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा है, ठीक है। फिर आगे इस तरह से चेन चल जाती है, तो एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन की जगह होती है, तो इस तरह से ये चेन में सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें कि डबल बॉन्ड की, तो कभी कभी क्या होता है, इस चेन में डबल बॉन्ड भी बन जाते हैं। सारे के सारे तो डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे। जैसे एक चेन में क्या है, ये यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी सारी जगह क्यों नहीं है, इस जगह और इस जगह और इस जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 के 6 अगर बॉन्ड डबल बन जाएंगे, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जमा हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एक ही साथ पास में आ जाए तो फिर वो एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होता है ना, तो आपको पता है सेम चार्ज वाले रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस के हैं, तो अगर इतने पास पास वो आ जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी पुश करेंगे, दिल पुश अवे ईच अदर, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक छोड़ के एक जो है डबल बॉन्ड बन पाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने ही इकट्ठा हो पाते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो आपको याद ही रखना है। बेंजीन इसे बोलते हैं, क्योंकि जिसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इन्हें क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी एक छोड़ के एक दूसरा वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इस और जिसमें भी अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अंडरलाइन कर लेनी है यहाँ पे, जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी जिनमें डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, उन्हें तो हम एल्कीन्स बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड है उन्हें हम एल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको अंडरलाइन रख लेनी है। और ये भी कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ ही आपको याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपको समझ में आ गया। अब जो मैंने ये आपको चीज़ें बताई थी, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गए, ठीक है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, तो ये तो सैचुरेटेड वाला हो गया और ये अनसैचुरेटेड वाला हो गया, ठीक है। और जो अब अपने ऊपर पढ़े थे, ये जो है कार्बन के कौन से कंपाउंड्स हो गए, ये तो सिंपल चेन हो गई, और ये ब्रांच्ड चेन, इसे ब्रांच्ड चेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस निकल गई, एक ही जगह पे 2-3 शाखाएं निकल गई इसमें, तो इसलिए इसको ब्रांच्ड कहते हैं। तो ब्रांच स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, और कभी कभी रिंग्स भी बन सकते हैं, और रिंग्स भी 2-3 तरीके की होती है, ठीक है, तो उन सबका। और अगर इसको तो बेंजीन बोलते हैं, अगर यही बिना डबल बॉन्ड के यही रिंग बनती है तो उसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और बातें थी जिसमें इम्पॉर्टेंट थी ध्यान रखने के लिए, तो आपने एक बार देख लेना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, कार्बन जो बहुत फ्रेंडली एलिमेंट नज़र आता है। तो अभी तक हम देख रहे थे जितना कि कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा था हमारे को, बट इसके अलावा कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट से भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सच एज हेलोजेंस। हेलोजेंस किन्हें कहते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये सब आपने 4 जो एक ही लाइन में आते हैं, कभी आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो देखना, उसमें एक ही लाइन में आते हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन आपको पता ही है O, नाइट्रोजन आपको पता ही है N, सल्फर आपको पता है S। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में ये भी रहते हैं बहुत, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये 4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इनसे चेन वाले या सिंपल या ब्रांच, साइक्लिक सब बनते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो क्या है और सेटिस्फाई होनी चाहिए उसमें। इन सच कंपाउंड्स एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्स टू एज हेटेरो एटम। जो भी हाइड्रोजन की जगह एलिमेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दीज हेटेरो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। कभी कभी ये ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपको इस टेबल में दिखा रखा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसे सिर्फ सिंगल O ही आए, OH साथ आ गया, या COH तीनों साथ आ गए, या COOH साथ आ गए, तो सबका अलग अलग होता है। तो ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो भी हेटेरो एटम आके जुड़ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के अलावा जो भी आके जुड़ रहे हैं। These heteroatoms and the groups containing these
कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है, इनका लेंथ या नेचर ऑफ कार्बन चेन, हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये क्या बहुत ज़्यादा ही अलग प्रॉपर्टी शोज़ करते हैं ये एलिमेंट्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी ये जिस भी चेन के साथ जुड़ेंगे वो चेन इनके जैसे ही बिहेव करेगी, ये जैसा बोलेंगे वो वैसा ही बिहेव करेंगे। जैसे अगर इस चेन में OH आ गया, OH आने से वो अल्कोहल की तरह इस्तेमाल होगा, यानी अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। जैसे अपन ने पढ़ा ना मिथेनॉल इथेनॉल जो सैनिटाइज़र में आता है, तो उनके कंपाउंड्स में क्या होगा, OH ही होगा, और OH प्रेजेंट है इसलिए वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, चाहे वो मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, ऐसे आगे करके वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे इन सारी चीज़ों को। ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का था, CHO वाला एल्डिहाइड का है, कीटोन का ये ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखने, क्योंकि इसके बाद जाके आपको कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी होगी जो आपके अभी आएगी, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो नेमिंग जो है कार्बन कंपाउंड्स की। तो अगर आपको ये ग्रुप्स याद होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। नाउ फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया किसे कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना फंक्शनल ग्रुप्स किसे कहते हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं जिनकी फ्री वैलेंसी या वैलेंसी ऑफ द ग्रुप है शोन बाय सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। ठीक है, homologous series. You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths. आपने देखा होगा कार्बन जो है बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है अलग अलग लेंथ की। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ब्रांच भी हो सकती है जिसका एग्जाम्पल अभी ऊपर अपन ने देखा था। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम भी आ सकते हैं इस चेन में, ठीक है, जो कि फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। मैंने बताया था ना कि अगर अल्कोहल उसमें आके जुड़ गया तो फिर वो पूरा का पूरा कंपाउंड अल्कोहल की तरह ही बिहेव करेगा। तो अल्कोहल ही डिसाइड करता है कि उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब देखो यहाँ काफ़ी सारे अल्कोहल के नाम दे रखे हैं आपको। CH3OH जिसे हम मीथेनॉल कहते हैं, C2H5OH जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, C3HO7OH, सब में OH आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसलिए इनके आगे OL इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये ऑल वर्ड लगा है। ठीक है, hence such a series of compound in which such the same functional group substitute for hydrogen and carbon chain is called a homologous series. तो ऐसे होमोलोगस सीरीज़ किसे कहेंगे, इन सबको जिनमें OH लगा है, बस कार्बन की चेन जो है वो लंबी होती जा रही है। ठीक है, उसे हम होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। तो आपको यहाँ दे रखी है, यहाँ होमोलोगस सीरीज़ दे रखी है, इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस यानी CH2 का अंतर है। What is the difference between a next pair propane and butane? Can you find out the difference in molecular mass? इनका molecular mass निकाल सकते हो आप। यहाँ पे C4H10 है तो H का 1 होता है तो 1 × 10 करेंगे, कार्बन का 12 होता है तो 12 × 4 फिर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप इनके जो है मासेस में डिफरेंस निकाल सकते हो ईजीली। ठीक है, नाउ सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज़ फॉर एल्कीन्स। एल्कीन्स यानी कौन से, जिनमें डबल बॉन्ड आएगा, तो उनकी भी होमोलोगस सीरीज़ ले लो आप। फर्स्ट मेंबर उनका मीथेन में तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि 4 कार्बन नेसेसरी मीथेन के लिए, एक ही कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन ही हाइड्रोजन, एक ही कार्बन है तो उससे तो बन ही नहीं सकता डबल बॉन्ड। तो इथीन सबसे छोटा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, वैसे ही एल्केन का होता तो कितना होता है, C2H8 होता। ठीक है, 6 होता, 6 C2H6 है ना। और इथीन का अगर है तो C2H4 हो जाएगा। तो C2H4 इथीन का हो गया, उसके आगे प्रोपीन, उसके आगे ब्यूटीन और उसके आगे पेंटीन, यानी डबल, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इथीन की पूरी होमोलोगस सीरीज़, यानी स्टार्टिंग से लेके आगे बढ़ते बढ़ते जो उसकी सीरीज़ चलेगी। समझ में आया। नाउ आप क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो इसमें, यानी कोई एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं क्या हम, जो एल्केन का बन जाएगा। यानी मैं वहाँ लिखूँ
जैसे आपने एल्कीन में देखा C2H4 हो रहा है, C3H6, 4 का 8 हो रहा है, 5 का 10। तो यहाँ पे जितने भी मैं N ले रही हूँ, H उससे क्या आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो N अगर मैंने 1 लिया तो H2 आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है N बराबर 1 से, ठीक है, क्योंकि N बराबर 1 मीथेन जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो N बराबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 फिर आगे तो एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो C2 होगा तो H4 आ जाएगा, C3 होगा तो H6 आ जाएगा, C4 होगा तो H8 आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला बन गया आपका एल्कीन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला डबल बॉन्ड्स वालों के लिए, समझ में आया। अब इन होमोलोगस सीरीज़ में ध्यान रखना सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। जैसे कि ईथीन है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, प्रोपीन है उसकी अलग होगी, क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता जाता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना इसे, ठीक है। बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जैसे ये अल्कोहल की तरह बिहेव करेंगे तो वो सारी की सब में सेम रहेगी, क्योंकि सारी की सारी अल्कोहल्स ग्रुप की हैं, ठीक है। फिर चाहे उनकी पूरी सीरीज़ ही क्यों ना बन रही हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब बदल जाएंगे, बट इनका केमिकल नेचर जो है वो हमेशा अल्कोहल वाला ही रहेगा। ये हमेशा अल्कोहल की तरह ही रिएक्ट करेंगे किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जो भी पढ़ाया अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।